हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल का ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले हम लोग दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग सूर्य और विभिन्न सारे जितने सारे ग्रह हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज ये सौरमंडल का लास्ट आपको पार्ट है तीसरा, जिसमें हम लोग अर्थ और मून के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसके पीछे वाले जितने जितने सारे वीडियो हैं, ये आपको सौरमंडल का ये 1 और 2 आपको पार्ट पहले पढ़ाया जा चुका है। इसको अगर आप नहीं पढ़े तो इसको जरूर आप लोग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ समझिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का सौरमंडल का तीसरा पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में जैसे मान लें कि जो ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे इसके की पॉइंट्स को हम लोग आप लोग देख चुके हैं, मतलब इसका जिक्र कर चुके हैं हम लोग। फिर भी आज यहाँ से इसके कुछ और ज्यादा है, उसको सारी चीज हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहला है क्रम एवं इसका आकार। क्रम एवं आकार है, जैसे मान लीजिए जितने सारे 8 ग्रह जो हैं, ये सूर्य के जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार देखा जाए, ये सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार देखा जाए तो आपको पृथ्वी का जो स्थान आता है वो तीसरा आता है। सबसे पहला क्या बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है। तो सबसे पहला क्या है, इसका क्रम जो है, ये क्रम क्या है, तो आपको सूर्य से दूरी की दृष्टि से देखा जाए तो इसका तीसरा है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि आकार मतलब उसका आकार की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा कोई ग्रह है तो कौन सा, बृहस्पति है। फिर उससे छोटा है क्या है, तो शनि है। उससे छोटा अरुण, उससे छोटा क्या है, तो आपको वरुण है। और उसके बाद 5वां स्थान जो आता है आपका ये पृथ्वी का आता है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा है, और आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये 5वां स्थान है। इतना याद रहना चाहिए। यानी बढ़ते हुए ग्रहों के हिसाब से देखा जाए, मतलब को बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा देखा जाए, तो आकार की दृष्टि से देखा जाए तो आपको पृथ्वी का कौन सा आकार है, तो 5वां है। और सूर्य से बढ़ते दूरी के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा इसका क्रम है, तो आपको तीसरा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे ये सूर्य है तो उसके बाद पृथ्वी है, सॉरी आपको बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ऐसे करके ये टोटल 8 ग्रह है। तो इसमें से सूर्य से बढ़ते दूरी के हिसाब से देखा है तो पृथ्वी का तीसरा है, और आकार की दृष्टि से देखा है तो आपको 5वां है। नेक्स्ट आपका है कि अपने अक्ष पर इसका झुकाव जो है, जैसे पृथ्वी का जो झुकाव जो है ये अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है, तो ये आपको 23.5 डिग्री जो है ये झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रह है उसका एक अक्ष होता है, आपको ध्रुव जो कह सकते हैं हम, तो अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है, तो आपको 23.5 डिग्री आपको झुका हुआ है। कौन, तो आपको पृथ्वी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी क्या है, तो एकमात्र यहाँ पे जीवन है आज की डेट में देखा जाए तो। यानी 8 ग्रहों में एक पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे समझिए 8 की डेट में आपको यहाँ पे जीवन है। लेकिन इसके अलावा एक देखा जाए जैसे मंगल ग्रह है, तो वहाँ भी जीवन की रहने की संभावना जताई जाती है, यानी भविष्य में वहाँ भी जीवन बच सकता है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो करेंटली आज के डेट में ये जीवन अभी कहाँ चल रहा है, तो आपको ये कहाँ है, तो आपको पृथ्वी पर है। यानी 8 ग्रहों में पृथ्वी, जैसे मान लीजिए 8 ग्रह कौन सा है, तो एक बार और इसको रिपीट कीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर आपको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे पहला है बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, ये अरुण। ये 8 ग्रह टोटल है। चूंकि लिख दिए इसलिए कि बार बार इसका जिक्र रहेगा। तो क्या है, तो आपको जैसे मान लीजिए कि इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है यहाँ पे अभी जो आपको जीवन चल रहा है, लेकिन भविष्य में यहाँ पे मंगल ग्रह पे जीवन होने की संभावना यह जताया जाता है। चूंकि जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर जैसे कुछ लक्षण है मानव को रहने के लिए जो चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए संभावना जताया जाता है कि मंगल ग्रह पे आने वाले समय में, अर्थात भविष्य में जो है यहाँ पे जीवन बच सकता है। नेक्स्ट है कि विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास क्या है पृथ्वी का,
तो हम लोग जानते हैं विषुवतीय व्यास जो है 12,756 इसका विषुवतीय व्यास है। कितना है, यहाँ हम लिखते हैं 12,756 किलोमीटर क्या है, इसका विषुवतीय व्यास है। और ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। यानी जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ बनाते हैं, जैसे पृथ्वी हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है ये गोल नहीं है, ऊपर से चपटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चूंकि यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका पहला क्या है, तो विषुवतीय व्यास, तो विषुवतीय व्यास यहाँ हो गया, इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई टोटल कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। लेकिन यहाँ जो है ये तो पूरा तो गोल नहीं है, ऐसे तो नहीं है, लेकिन यहाँ चपटा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको मतलब यहाँ से सर्किल यहाँ भी बन सकता है छोटा सा। तो इसका व्यास कितना होगा, तो इसका व्यास कितना होगा, तो 12,714, और दोनों को घटाएं, तो दोनों घटा दिया जाए तो पता चलेगा कि आपको 42 किलोमीटर का मात्र ये अंतर है। तो इसी को और देख लीजिए, जैसे पृथ्वी है, तो चूंकि पृथ्वी ऐसे कोण तो नहीं है इसका, ताकि यहाँ पे दूरी नहीं हो गई, यहाँ व्यास नहीं बन सकता है। चूंकि ऐसा पृथ्वी गोल है, ऊपर से चपटा हुआ है, तो यहाँ का आपको यहाँ व्यास जो है ये कितना है, तो आपको 12,756 किलोमीटर है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यास देखा जाए तो यहाँ पे व्यास कितना है, तो आपको 12,714 किलोमीटर। ठीक है, और ये दोनों का अंतर देखा जाए तो आपको कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर मात्र अंतर होता है। इससे ये जाहिर होता है कि आपका जो विषुवतीय व्यास जो यहाँ पे है, इससे बहुत कम ही यहाँ पे आपका ध्रुवीय व्यास है। अर्थात यहाँ जितना चौड़ा है इससे थोड़ा सा बस यहाँ पे चौड़ाई में कम है, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा है और इससे थोड़ा सा कम है। यानी जितना चौड़ा ये है इससे थोड़ा सा कम यहाँ पे मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है पृथ्वी जो है क्या है, तो आपको पूरा गोल नहीं होकर के ऊपर से चपटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं चपटा है तो भी एक अपना व्यास बनाता है। ठीक है, तो अगला क्या है, जैसे मान लीजिए कि विषुवतीय एवं ध्रुवीय परिधि। अब विषुवतीय एवं ध्रुवीय परिधि कितना है, तो 40,000 हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तो आपको व्यास हो गया, ये आपका व्यास हो गया, और परिधि देखा जाए तो आपका ये कितना हो जाएगा, 40,000 कितना है, तो 76 किलोमीटर है। ये टोटल आपको परिधि है। ठीक है, वही आपको 48,008 जो है ये आपका ध्रुवीय व्यास है, 48,008 किलोमीटर। बस यार गौर से देखिएगा आप लोग, ये पृथ्वी जो है, इसका पृथ्वी का आपका विषुवतीय व्यास आपको 12,756 और ध्रुवीय व्यास जो 12,714 किलोमीटर, जो तो कि दोनों का अंतर कितना है, तो आपको 42 किलोमीटर। वहीं इसका आपको विषुवतीय परिधि देखा जाए, विषुवतीय परिधि देखा जाए तो आपको 40,076 किलोमीटर होता है। वहीं आपको ध्रुवीय परिधि देखा जाए तो 48,800 किलोमीटर है। इतना क्लियर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कहता है किसने क्या कहा, यानी पृथ्वी के बारे में अपना अपना कौन कौन सा विचार किसने क्या कहा है। तो सबसे पहला जैसे मान लीजिए तो पाइथागोरस हैं, इन्होंने आपको पृथ्वी के बारे में क्या कहा है, तो पृथ्वी क्या है, तो गोल है। क्या है, तो पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा है, तो ये पाइथागोरस ने कहा है। उसके बाद न्यूटन ने क्या कहा है, तो न्यूटन ने कहा है पृथ्वी को ये एक नारंगी के समान है। पहला आपको पाइथागोरस ने कहा है कि पृथ्वी क्या है, गोल है, और न्यूटन ने क्या कहा है, तो पृथ्वी क्या है, तो एक नारंगी के समान है। वहीं आगे जेम्स जीन ने कहा है, जेम्स जीन ने क्या कहा है कि आपको पृथ्वी जो है वो नाशपाती के समान है, यानी गोल तो है लेकिन ऊपर से चपटा हुआ है। ठीक है, तो आपको जेम्स जीन ने क्या कहा है, तो आपको पृथ्वी क्या है, तो आपको नाशपाती के आकार है। और वही अरस्तु ने क्या कहा है,
अरस्तु ने कहा है कि पृथ्वी जो है ये गोलाकार है। तो आज के डेट में पृथ्वी को माना जाता है कि पृथ्वी जो है ये आपको नाशपाती के समान है, अर्थात गोल है लेकिन पूरा गोल नहीं है, ऊपर से चपटा हुआ है। नेक्स्ट है ये, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये सूर्य की नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितने सारे ग्रह है वो सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो उसमें दो चीज आता है, एक तो ग्रह जो होता है खुद अपने अक्ष पे परिक्रमा करते हैं, और साथ ही साथ समझिए क्या होता है कि आपको सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ये पश्चिम से पूरब की तरफ जो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये आपको चक्कर लगाता है अपने अक्ष पर। तो वो एक चक्र कितना देर में लगाता है, यानी पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो साथ ही साथ अपने अक्ष पे भी एक परिक्रमा कर लेता है, फिर उसके बाद आपको ये पूरा एक चक्र लगता है फिर सूर्य की परिक्रमा करने में। तो सबसे पहले क्या करता है कि आपको पृथ्वी अपने अक्ष पे जो एक चक्कर लगाता है उसको लगाने में आपको 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लगता है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट और आपको 4 सेकेंड का समय लगता है। और इसी को घूर्णन या दैनिक गति के नाम से जानते हैं। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है आपको 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में जो एक परिक्रमा कर लेता है उसी को आपको क्या कहा जाता है, घूर्णन या आपको दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। और इसी घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होता है, याद रखिएगा आप लोग। यानी दिन और रात किसके कारण होता है, तो घूर्णन के कारण होता है। अब घूर्णन क्या है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा कर लेता है, और उसी एक परिक्रमा को जब पूर्ण करता है उसको घूर्णन कहा जाता है, या इसको दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। और इसी घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होता है। नेक्स्ट ये है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो है, देखिए यहाँ पृथ्वी सबसे पहले अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता था, और अब क्या है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा आपको 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में करता है। ठीक है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में करता है। इसे क्या कहते हैं, इसे वार्षिक गति या परिक्रमण भी कहा जाता है। यानी जब सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में करता है, इसको वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है, या इसको परिक्रमण भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें देख सकते हैं, जैसे मान ली लगभग हम कह सकते हैं कि ये 365 दिन और 6 घंटा में टोटल आपको ये सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, क्या करता है, तो इसको हम सौर वर्ष के नाम से भी जान सकते हैं। इसको सौर वर्ष के नाम से जान सकते हैं। यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जितना दिन में जो करता है इसको सौर वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो लगभग में 365 दिन और 6 घंटा में ये टोटल आपको सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। कौन, तो पृथ्वी। इसको आप जैसे मान लीजिए दशमलव में लिखना हो तो 365.25 होता है। एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा, साल में ये कितना होता है, तो 365 दिन होता है, लेकिन एक चक्कर जब लगाता है तो आपको 6 घंटा उसमें बढ़ जाता है। यानी हर साल 6 घंटा बढ़ जाता है। जब 6 घंटा ये बढ़ जाता है तो आने वाले 4 साल में, यानी 6 गुणे अगर 4 कर देंगे तो ये पूरे 24 आवर हो जाएगा, यानी 24 घंटा हो जाएगा। और जब यहाँ 24 घंटा हो जाएगा, यहाँ बड़ा लिख देते हैं, यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटा में जो करता है, यानी 6 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये 6 घंटा 4 साल में जाकर के ये 24 घंटा हो जाता है, अर्थात एक दिन का निर्माण हो जाता है। तो यही आगे चल के क्या होता है, आगे लीप ईयर आता है। जब लीप ईयर आता है और उस लीप ईयर में क्या किया जाता है कि फरवरी जो होता है, जो 28 दिन का होता है, इसको 29 दिन कर दिया जाता है, और एक दिन जो इसमें बढ़ा होता है इसमें एडजस्ट किया जाता है। एक बार और से समझिएगा, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटा में करता है, अर्थात 6 घंटा एक्स्ट्रा है। तो ये 6 घंटा जो है, यानी दूसरे साल कितना हो जाएगा, 12 घंटा,
तीसरे साल 18 घंटा और चौथे साल क्या हो जाएगा तो पूरे 24 घंटा, अर्थात एक दिन यहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको मेकअप करने के लिए लीप ईयर आता है, और उस लीप ईयर में क्या किया जाता है कि फरवरी जो 28 दिन का होता है उसको 29 दिन करके उस एक दिन को उसमें एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, यानी लीप ईयर किसे कहते हैं, जिस वर्ष आपको फरवरी में 29 दिन होते हैं वो लीप ईयर कहे जाते हैं, अर्थात वो ऐसा साल जिसमें आपको 366 दिन होता है। ठीक है, यानी आपको लीप ईयर कितना का होता है 366 का, और साधारण वर्ष जो होता है वो क्या होता है 365 दिन का होता है। तो वही 366 अर्थात इसमें एक दिन जो बढ़ता है उसको फरवरी में उसको मैनेज किया जाता है। आगे आइए, यानी लीप ईयर कितना का होता है 366 दिन का होता है, याद रखिए। अब 366 कैसे हो रहा है अभी हमने यहाँ बताए हैं, एक बार और इसको देख लीजिएगा। यानी आपको पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। एक्स्ट्रा जो ये 6 घंटा है, ये क्या होता है कि 4 साल में आपको 24 घंटा हो जाता है, अर्थात एक दिन का निर्माण हो जाता है। तो अगले साल जो क्या होता है, जो लीप ईयर आता है जिसमें ये 366 दिन का होता है, तो वही एक दिन एक्स्ट्रा जो इसमें बढ़ा हुआ है वो आपको फरवरी में जो 28 के बदले 29 दिन करके उसको मैनेज किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सूर्य के बाद जो है निकटतम तारा कौन सा है। हम लोग जानते हैं कि सूर्य भी एक तारा है, यानी पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य है, सूर्य क्या है तारा है, उसको भी अगर मान लो उससे ऊपर देखा जाए, यानी सूर्य के बाद जो है वो सबसे निकटतम तारा कोई है तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, यानी क्या है आपको सूर्य क्या है एक तारा है, और उसके ऊपर अर्थात पृथ्वी से अगर सूर्य को छोड़ दिया जाए, मतलब पृथ्वी से सूर्य को हटा दिया जाए, तो उसके बाद जो सबसे पहले जो आपको तारा जो आएगा उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, और इसकी दूरी जो है किससे, तो आपको पृथ्वी से इसकी दूरी कितना हो जाएगा, पृथ्वी से कितना दूरी हो जाएगा तो 4.22 प्रकाश वर्ष, अर्थात सॉरी ये पृथ्वी से नहीं होकर के ये सूर्य से दूरी होगा ये। ठीक है, कितना दूरी है 4.22 प्रकाश वर्ष है ये। नेक्स्ट यहाँ देखिए, जैसे क्या है तो साइरस या डॉग स्टार। तो साइरस या डॉग स्टार जो है ये क्या है तो आपको पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी में है। ये क्या है तो 9 प्रकाश दूरी पर ये है। देखिए यहाँ पे साइरस क्या है, तो साइरस या इसको डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी से कितना है तो आपको 9 प्रकाश वर्ष दूर है, जो सूर्य से आपको क्या है सूर्य की जो द्रव्यमान होता है उससे दुगुना है ये। यानी आपको ये साइरस या डॉग स्टार जो है, ये साइरस या डॉग स्टार जो है ये पृथ्वी से कितना दूर है तो 9 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, कितना दूर है 9 प्रकाश वर्ष दूर है। और इसका द्रव्यमान जो है यानी साइरस या डॉग स्टार का द्रव्यमान जो है ये सूर्य के द्रव्यमान का कितना है तो दुगुना है, और ये सर्वाधिक चमकीला तारा है। एग्जाम में आ सकता है कि सबसे यानी सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो कौन सा है तो साइरस या डॉग स्टार। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सूर्य के बाद निकटतम तारा कौन सा है, तो कौन सा है तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो क्या है तो सूर्य के बाद निकटतम तारा कौन सा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। और यहाँ पे साइरस या डॉग स्टार ये इसके बारे में पूछेगा तो पृथ्वी से इसकी दूरी तो 9 प्रकाश वर्ष दूर हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी हो सकता है जैसे साइरस या डॉग स्टार जो है इसका द्रव्यमान देखा जाए तो सूर्य से दुगुना इसका समझिए द्रव्यमान है। अब देखिए सूर्य इतना बड़ा दिखता है और उससे भी दुगुना समझिए कौन सा है ये स्टार है, लेकिन बहुत ऊंचाई पर होने के कारण क्या है ये छोटा दिखता है, सूर्य से भी छोटा दिखता है। हम लोग जानते हैं जो आपको जितने सारे तारा दिखाई देते हैं वो सब सूर्य से बड़ा ही है लगभग, लेकिन बहुत ऊंचाई पर होने के कारण वो छोटा छोटा दिखाई देता है। तो उसी में से क्या है तब को साइरस जो है ये पृथ्वी के द्रव्यमान से दुगुना है, और लेकिन बहुत ऊंचाई पर होने के कारण छोटा दिखता है। और ये क्या है तो रात्रि में सबसे चमकीला दिखने वाला एक तारा भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है तो ये आपको 260.310 केल्विन होता है। ये कितना होता है केल्विन।
पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो आपको 260.310 केल्विन। आगे है जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जैसे मान लो उपग्रह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे मान लिया बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन आपको पृथ्वी का देखा है तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसी लेक्चर में हम लोग अर्थ और मून दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से अब फिर शुरू होता है चंद्रमा के बारे में। तो यहाँ क्या है, तो आपको पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है जिसका नाम है चंद्रमा है, जिसको इंग्लिश में मून कहा जाता है। जो इसकी पृथ्वी से दूरी देखा जाए तो आपको कितना है, तो 3,84,365 किलोमीटर है। ठीक है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है, तो 3,84,365 किलोमीटर है। नेक्स्ट ये है कि चंद्रमा की सतह एवं आंतरिक स्थिति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि चंद्रमा की सतह एवं आंतरिक स्थिति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेलेनोलॉजी। एक बार इसको देखिए फिर से, चंद्रमा की सतह एवं आंतरिक स्थिति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर धूल के कारण मैदान को क्या कहा जाता है, शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के कारण जो है उसके मैदान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, शांति सागर के नाम से जाना जाता है। और आपको चंद्रमा जो है, जो आपको पृथ्वी का क्या है, तो आपको एकमात्र उपग्रह है, इसको जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसको जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस चंद्रमा पर जैसे उसके दक्षिणी पोल जो है, दक्षिणी ध्रुव जो है किसका, तो चंद्रमा का। तो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जो होता है, इसमें एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है लिबनिट्ज पर्वत। क्या है, यानी चंद्रमा के साउथ पोल पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर एक आपको पर्वत पाया जाता है लिबनिट्ज पर्वत, जिसकी ऊंचाई जो है 35,000 फीट की ऊंचाई है। इसकी कितना है, 35,000 फीट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अपने अक्ष एवं पृथ्वी की परिक्रमा, ये दोनों कितना दिन में करता है, अर्थात चंद्रमा जो है, चंद्रमा अपने अक्ष, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रह जो है किसका परिक्रमा करता है, तो सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन उपग्रह जो है उपग्रह अपग्रह की परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा क्या है, तो एक उपग्रह है, और किसका है, तो पृथ्वी का है। तो पृथ्वी करेगा सूर्य की परिक्रमा और आपको चंद्रमा करेगा किसका परिक्रमा, तो आपको पृथ्वी की परिक्रमा। यही कह रहा है ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा अपने अक्ष, यानी चंद्रमा का जो अपना अक्ष होगा, ये अपने अक्ष और पृथ्वी की परिक्रमा जो है, ये दोनों आपको 27 दिन 8 घंटा में पूरा कर लेता है। क्या है, यानी चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो आपको दोनों की, यानी चंद्रमा अपने अक्ष पर भी और सूर्य की परिक्रमा भी आपको 27 दिन और 8 घंटा में पूरा कर लेता है। इसीलिए चंद्रमा का एक ही भाग सदैव दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने अक्ष पे जो है, जैसे भी चंद्रमा हो गया, ये अपने अक्ष पे और पूरे पृथ्वी की परिक्रमा और अपने अक्ष की परिक्रमा जो है, दोनों सेम होने के कारण, यानी दोनों 27 दिन 8 घंटा में पूरा कर लेता है। यानी 27 दिन 8 घंटा में अपने अक्ष की भी पूरे एक चक्कर लगा लेता है और पृथ्वी की भी एक चक्कर लगा लेता है, दोनों टाइम सेम है। इसी के कारण क्या है कि हमेशा चंद्रमा का आपको एक ही भाग हमेशा दिखाई देता है, यानी चारों तरफ हम लोग आपको चंद्रमा के चारों तरफ से नहीं देख पाते हैं। इसीलिए अब दिखाई कितना देता है, तो आपको मात्र आपको 57% भाग ही हम लोग देख पाते हैं। और कारण क्या है, तो कारण ये है कि चंद्रमा अपने अक्ष एवं पृथ्वी की परिक्रमा दोनों यानी सेम डे में कर लेता है, यानी एक ही दिन में, कितना में, 27 दिन और 8 घंटा, यानी एक ही समय में पूरा कर लेता है। इसीलिए आपको चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग हम लोग देख पाते हैं। वो कितना होता है, तो 57% होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा का व्यास जो है, ये चंद्रमा का व्यास कितना है, तब कितना है, 3480 किलोमीटर है। कितना है, 3480 किलोमीटर है, यानी चंद्रमा का व्यास कितना है, तो 3480 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का यानी 1/81 के लगभग होता है, यानी 1/81 पृथ्वी के, यानी चंद्रमा का। यहाँ भी इसको करेक्शन कर लीजिए, ये दूरी जो है यानी 4.22 प्रकाश वर्ष जो है, ये आपको पृथ्वी से है।
ठीक है। यानी आप क्या कर रहे थे, सूर्य के बाद निकटतम तारा जो है, जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है, ये इसकी दूरी जो है आपको पृथ्वी से कितना है, तो 4.22 प्रकाश वर्ष है। आइए यहाँ पे हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, कहाँ तक, वो चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना था, तो 1/81 लगभग ये था ये। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य के संदर्भ में, यानी सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि जो है वो कितनी है, तो इसको 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 2.8 सेकेंड है ये। ठीक है। यानी देखिए, जैसे मान लीजिए पृथ्वी किसका परिक्रमा कर रहा है, सूर्य का, और चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी का। तो चूंकि आपको चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा भी उसके तरफ जा रहा है सूर्य का। तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर आपको एक बार और इसको समझिए, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी का, और पृथ्वी करता है सूर्य का। तो पृथ्वी जिधर जिधर जा रहा है उधर ही आपको चंद्रमा जाएगा, अर्थात पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते ये भी उसी तरह से जाएगा। तो वहीं कह रहा है सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा जो की अवधि जो होती है ये 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड है। ये सेकेंड है, यानी 2.8 सेकेंड का समय लगता है, और इसी समय को जो है ये चंद्रमास कहा जाता है। ठीक है। एक बार और इसको देखिए, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि जो है 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 2.8 सेकेंड का समय लगता है, और इस समय को क्या कहा जाता है, तो चंद्रमास कहा जाता है। बस यहाँ कंफर्म रहिएगा आप लोग। जैसे सूर्य की परिक्रमा जो है, जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य की परिक्रमा कौन सा करता है, ये ग्रह परिक्रमा करता है, ये ग्रह। और ये ग्रह जो है, ये ग्रह की परिक्रमा कौन करता है, ये ग्रह की परिक्रमा कौन करता है, तो उपग्रह करता है, ये उपग्रह परिक्रमा करता है। तो जैसे मान लीजिए यही आपको बताया जा रहा था, जैसे मान लीजिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, तो उसी क्रम में कहीं ना कहीं सूर्य की चारों तरफ ही घूम लेता है। तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 2.8 सेकेंड का समय लगता है, और इसी समय को चंद्रमास कहा जाता है। नेक्स्ट है अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, अपोलो क्या है, अपोलो समझिए कि एक यान है जो लेके जाने वाले अंतरिक्ष को चंद्रमा पे। तो वही कहता है अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए जो चट्टान जो लाया गया था वहाँ पे, जो अमेरिका से वहाँ गए थे, वहाँ पे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से भी जाना जाता है उस जगह को। तो यानी क्या है, अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए जो चट्टान से पता चला कि आपको चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी है। एक बार इसको समझिए, यानी अपोलो मतलब यान है, इसमें बैठ करके आपको चंद्रमा तक आदमी पहुंचता है। तो वहीं अपोलो के द्वारा जिस अंतरिक्ष यात्री थे, तो जब वहां पे गए थे चांद पे, फिर वहां से जो चट्टान लेके आए थे, तो चट्टान जो आया उससे ही पता चला, उस पर रिसर्च किया गया, तो उससे पता चला कि चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी है, और उस समय लगभग जो है आपको 460 करोड़ वर्ष का इस समय है। यानी पृथ्वी के जितना पुराना उतना चंद्रमा भी पुराना है। नेक्स्ट ये है कि चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितना समय में आता है, तो 1.3 सेकंड में आता है। क्या है, चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में आ जाता है। अब यहाँ पे 1.3 ये चंद्रमा से प्रवर्तित का मतलब क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का खुद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, या जितने सारे ग्रह हैं और उपग्रह हैं वो किसी के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है। वो सारा प्रकाश का स्रोत कोई है तो आपको क्या है, तो सूर्य है। क्या है, तो सूर्य है। तो सूर्य से प्रकाश जाता है चंद्रमा पे, और वो प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। तो वो प्रकाश पृथ्वी तक आते आते 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है, यानी 1.3 सेकंड का समय लगता है। यानी जो चंद्रमा रात में देखते हैं वो चमकता है, तो उसका खुद का वो प्रकाश नहीं है। अगर चंद्रमा नहीं है, सूर्य नहीं है, तो फिर चंद्रमा में लाइट नहीं रहेगा। ठीक है। तो यही है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है चंद्रमा, और वहां से प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी तक आता है कितना समय में, तो 1.3 सेकंड में। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड में
वो पृथ्वी पर आ जाता है। तो अंतर क्या क्या है, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं कहीं 8.3 भी दिखाता है, और चंद्रमा से प्रकाश जो आता है 1.3 सेकेंड में आता है, यानी 1 मिनट 3 सेकेंड में। बस इसको याद रखिएगा आप लोग। एक और चीज़ यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए सुपर मून कहिए या पेरिजी फुल मून कहिए, पेरिजी फुल मून याद रखिएगा। सुपर मून या पेरिजी फुल मून ये क्या है, तो ये क्या है, तो पृथ्वी एवं चंद्रमा का निकटतम बिंदु है। जब चंद्रमा और पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो समय आता है, दोनों यानी परिक्रमा करते समय जब नजदीक आ जाते हैं, तो उसी घटना को क्या कहा जाता है कि सुपर मून के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है कि चंद्रमा का साइज जो होता है वो 14% बड़ा हो जाता है, यानी चंद्रमा जितना बड़ा है उसका आकार 14% बढ़ जाता है। साथ ही साथ उसका ब्राइटनेस जो होता है, चमक जो होता है, वो आपको 30% बढ़ जाता है। कितना, तो ये 30% बढ़ जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, तो सुपर मून या पेरिजी फुल मून के नाम से जाना जाता है। एक बार और इसको देख लीजिएगा, सुपर मून या पेरिजी फुल मून क्या है, तो पृथ्वी एवं चंद्रमा का सबसे निकटतम बिंदु जो आ जाता है उसी को क्या कहा जाता है, आपको सुपर मून या पेरिजी फुल मून के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, तो चंद्रमा का आकार जो है 14% पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, और आपकी इसकी चमक जो है, ब्राइटनेस जो है वो 30% अधिक हो जाता है। किसका, तो चंद्रमा का। एक और चीज है जिसको ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। ब्लू मून के नाम से जाना जाता है, तो इसमें क्या होता है, एक ही माह में 2 पूर्णिमा बनता है। क्या, एक ही कैलेंडर माह में, एक ही कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा होता है, तो लास्ट वाले पूर्णिमा की चंद्रमा को ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। क्या है, ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए एक माह है, यानी 31 दिन का टोटल आपका हो गया, और इसमें 2 पूर्णिमा बन जाता है। तो इसमें पहला नहीं, दूसरा पूर्णिमा होगा, इस दिन जो है, इस दिन के चंद्रमा को क्या कहा जाता है, ब्लू मून कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब आपको इसका अंतर जो है सबसे कम, यानी 31 दिन के समय से ही कम हो जाता है। ठीक है, यानी दोनों में अंतर जो है 31 दिन से कम यहाँ हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यानी एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसके दूसरे पूर्णिमा की चंद्रमा को क्या कहा जाता है, ब्लू मून कहा जाता है। इसका अंतर ये है कि 2 पूर्णिमा के बीच का जो दिन होता है वो 31 दिन से ये कम हो जाता है। एक चीज हम बता दिए हैं, जैसे मान लो अपोलो जो है ये क्या है, तो आपको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक जगह है, वहीं पे समझिए लोग उतरे थे अपोलो के द्वारा, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहा जाता है, जो पहुंचे थे चंद्रमा को वहाँ खोज करने के लिए। तो वहीं से लोग चट्टान लेके आए थे, और एक चट्टान आया तो उसमें देखा गया कि आपको चंद्रमा जितना पुराना है उतना पृथ्वी पुराना है, और ये उसका वर्ष जो है 460 है। तो यहाँ से आप एक बार और इसको देख सकते हैं, और या इसको बैक करके, इसको बिना नोट किए काम तो चलेगा नहीं, इसको समझिए, पॉज करके इसको जरूर आपको नोट करेंगे, इसको याद करेंगे। मैं आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।